जी। हेलो, हाय सर। क्या हाल चाल? बस बढ़िया सर, आपकी क्या हाल है? बस बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया सर। करें स्टार्ट। हाँ जी सर। ये डाउट्स पूछने थे, दो ही डालें डाउट्स, दो या तीन? हाँ सर, ज्यादा नहीं थे। कहाँ से देखे तूने क्वेश्चन ये? सर फिजिक्स वाला है ना यूट्यूब पे। अच्छा। सर तो उसमें एक एक घंटे में पूरे चैप्टर रिवाइज हो रहे थे, तो मैंने कहा उसमें क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे मिल रहे थे। मैंने कहा जल्दी रिवाइज भी होते जाएंगे चैप्टर्स, और अच्छे क्वेश्चन भी मिल रहे थे। ठीक है। जी सर। हाँ, रिवीजन कराने के लिए तो कोई बुराई नहीं है। हाँ जी सर। फिर क्या वीडियो अगर आपकी देखने बैठूंगा उसमें चार चार लेक्चर मतलब हो ही जाएंगे, तो उसमें काफी टाइम लग हाँ, जाएगा उसमें रिवाइज तो फिर करने वो में। बेसिक से आ जाएगा ना वो सारा का। हाँ जी सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ तेरे साथ में। एक सेकेंड होल्ड कर। हाँ जी। दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर, विजुअल है। चलो, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी। पहला क्वेश्चन ये वाला है, तो चेन वाला होगा। चेन वाला। आंसर्स हैं तेरे पास इसके? सर आंसर्स तो नहीं है। कोई बात नहीं। तो तो ऐसे उसमें साथ में आंसर्स थे। ये एंगल दिया हुआ बीटा, हाँ जी। और तेरे को एक चेन दी हुई है जो यहाँ से शुरू होती है, और इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल टॉप पे दिया हुआ है, यानी कि जितनी लेंथ इधर है उतनी इधर है, ऐसा। हाँ जी सर। एक्स एक्स होगी। तो ये सेंटर ऑफ मास तो नहीं होगा, चेन का मिड पॉइंट होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास कहना तो गलत है, क्योंकि तो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो सेंटर ऑफ मास तो इसका यहाँ कहीं होगा, इसका यहाँ कहीं होगा, पूरे सिस्टम का यहाँ कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास वहां कहना गलत है। हाँ, लेकिन चेन का मिड पॉइंट वहां मान लेते हैं। हाँ जी सर। तो चेन का मिड पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि ये मास भी एम है और ये लेंथ एल है, ये मास भी एम है और ये लेंथ एल है। हाँ जी सर। अब अगर तेरा एंगल अल्फा कम हुआ बीटा से या ज्यादा हुआ, अगर तेरा एंगल अल्फा ज्यादा हुआ बीटा से, तो ये कुछ ऐसी पिक्चर है, ठीक है। हाँ जी सर। और अगर अल्फा एंगल ज्यादा है तो इसको इधर खींचने वाली फोर्स इससे एम ज्यादा होगी। साइन अल्फा ज्यादा होगी, इधर खींचने वाली फोर्स एम जी साइन बीटा से। हाँ जी। इसकी इधर जाने की टेंडेंसी है, ठीक। हाँ जी सर। अगर मैं इस नीचे वाले इसको ए एक्सेलरेशन से इधर ले जाऊं, तो एक स्यूडो फोर्स जनरेट होगी, और उस हाँ जी। फोर्स की वजह से वो स्लाइड करने से रोक सकता है, ठीक है। हाँ जी। अब इस पे स्यूडो फोर्स लगेगी एम ए इधर, और इस पे भी स्यूडो फोर्स लगेगी इधर, हाँ जी। और इसका अपना वेट लग रहा होगा एम जी इधर, और हाँ इसका अपना जी। वेट लग रहा होगा एम जी इधर, ठीक। हाँ जी। अब अगर ये स्लाइड नहीं करता है, तो ये एम ए और एम जी का जो इस इंक्लाइंड के अलाउंग कंपोनेंट्स है वो बना ले। ऐसे ही इस एम ए और एम जी के इस इंक्लाइंड के अलाउंग कंपोनेंट्स बना ले। अच्छा, हाँ उसे तो इक्विलिब्रियम में होता। तो रोप की लेंथ के अलोंग अगर ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर होती तो ये नहीं जाती ना कहीं। हाँ जी सर। तो रोप की लेंथ के अलोंग कंपोनेंट्स बना ले और इक्वेट कर दे। ओके सर। तो एम जी का कंपोनेंट कितना आएगा इधर, ये सर वाला। एम जी कॉस थीटा है। ये भी याद दिलाना पड़ेगा तेरे को। तो ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एम एंगल जी साइन। इधर आता है एम जी कॉस अल्फा, एम जी साइन। और इधर आता है एम जी साइन अल्फा ना। हाँ जी सर। एम ए के कंपोनेंट में इधर कॉस अल्फा आएगा, और ऑपोजिट। इधर साइन अल्फा आएगा, ठीक है। हाँ जी सर। सिमिलरली यहाँ पे एम जी का कंपोनेंट आएगा एम जी साइन बीटा, साइन बीटा। और एम ए का कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस बीटा, कॉस एल। ठीक है। हाँ जी सर। अब हम ध्यान से देखें तो इधर एम जी साइन अल्फा लग रहा है, और इधर एम ए कॉस अल्फा लग रहा है। हाँ जी। इधर की तरफ जो नेट पुलिंग फोर्स है वो एम जी साइन अल्फा माइनस एम ए कॉस अल्फा लग रही है। हाँ जी सर।
और इधर की तरफ जो नेट पुलिंग फोर्स है वो एम जी साइन बीटा प्लस एम ए कॉस बीटा लग रही है। लग रही है सर। ये बराबर हो जाएगी तो ये स्लाइड नहीं करेगी। ठीक, हाँ जी सर। तो यहाँ से आ गया जी साइन अल्फा माइनस जी साइन बीटा जी साइन तो उधर गया है, इक्वल टू ए ए टाइम कॉस अल्फा। अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, हाँ जी सर। ए की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक, हाँ जी सर। तो ये आंसर सर करेक्ट। क्लियर, हाँ जी सर। समझ आ गया। हाँ जी सर, आया सर। नेक्स्ट पे चलें। सर और अगर यही अगर मिडल पार्ट पे नहीं होता तो तो उसको बैलेंस आउट कर। एम लेते ना, एम अकॉर्डिंगली लेते, M1 M2 आ जाता फिर, अच्छा रेशियोज हो जाती है इसकी। है ना। अगर हाँ जी सर। आपको ये इसका एक डिफरेंट फॉर्म दिया हो सकता है जिसमें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये 90 है, सपोज सपोज। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। और एक पूरी चेन यहाँ दी हुई है। नाइनटी नहीं दिया हुआ, बस ये इतना ही दिया हुआ। ठीक है, हाँ जी सर। अब बता, ये जो तेरा ये नीचे वाली वेज है इसको कितनी एक्सेलरेशन से लेके जाना पड़ेगा। सर मिड पॉइंट तो नहीं है ना ये? लग रहा है। नहीं सर। यूनिफॉर्म चेन है। हाँ जी सर। जी सर। यूनिफॉर्म चेन में मास को लेंथ के प्रोपोर्शनल मान सकते हो। हाँ जी सर। तो तेरे को लेंथ दे तो नहीं रखी है, लेकिन एंगल अल्फा बीटा मालूम है, तो लेंथ में रिलेशनशिप निकल जाएगी। तो फिलहाल लेंथ L1 L2 मान लेते हैं। हाँ जी ठीक है सर। तो ये वाली चेन का मास लैम्डा L1 हो जाएगा, ये वाली चेन का मास लैम्डा L2 हो जाएगा। लैम्डा मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। ठीक है सर। अब कर वही एफडी बना, सूडो फोर्सेस और वो सारी फोर्सेस बैलेंस कर। हाँ जी। जी इस तरह। One A cos M2 convex lambda G sin beta plus cos A cos.
मैं लिखूं एक्सप्रेशन? सर A is equals to L1 L1 sin alpha. पहले मैं लिखता हूँ लेमडा L1 G sin अल्फा माइनस लेमडा L1 A cos अल्फा मस्ट बी जी लेमडा L2 G sin बीटा. sin बीटा प्लस लेमडा L2 A cos बीटा। ये लिखा। हाँ जी सर. यहाँ से A की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी G इन लेमडा तो कट जाएगा, हाँ जी, L1 sin अल्फा माइनस L2 माइनस L2 sin बीटा sin बीटा divided by L1 cos alpha plus L2 cos बीटा. L1 cos अल्फा प्लस L2 cos बीटा. cos बीटा। ठीक है। हाँ जी. अब मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये हाइट कितनी होगी? तो ये हाइट हो जाएगी, इसको हम सर वो लिख सकते हैं tan अल्फा, नहीं इसको सर हम cos पे sin अल्फा इज इक्वल्स टू. L1 sin अल्फा लिख सकते हैं, हाँ जी सर लिख सकते हैं. और यही हाइट L2 sin बीटा भी है, यस सर. तो ये आंसर 0 आ गया। है कि नहीं? हाँ जी सर. इसलिए दिया था ये। पहले मैं सोच रहा था 90 डिग्री होने से ऐसा हो जाएगा, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार 90 की क्या जरूरत पड़ेगी, हमेशा ही हो जाएगा। सही हो. हाँ जी सर. ठीक है। हाँ जी. चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी. ऐसा जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है ना, इसके काउंटर पार्ट एक क्वेश्चन नॉर्मली जो आता है वो ये वाला आता है। उसने तेरे को ये पढ़ाया होगा, उसके बाद ये पूछा होगा कि अगर ये एक वेज है और इसका ये एंगल थीटा है और इसके ऊपर, ये मैंने भी करवाया था तेरे को क्लास में, इसके ऊपर ये मास एम रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये जो मास एम है इसके ऊपर से स्लाइड ना करे, तो इसके लिए वेज को कितनी एक्सीलरेशन से चलाना पड़ेगा? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द वेज so that the block does not move into it। ठीक है। हाँ जी सर. इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो ये पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा इसमें इन दैट केस व्हाट इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज। ये सॉल्व करके देखा जल्दी से अब। हाँ जी सर. और तेरे लिए ये खास चीज, ठीक है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा लगता है, तेरे को मजा आता है, बट तू जब स्कूल की तैयारी कर रहा है तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा. ज्यादा है। तो सर्वे जेविट में से थियोरेटिकल क्वेश्चन, मेरी जो टीचर है वो अच्छे क्वेश्चन पूछती है। हाँ जी सर. तो सर्वे जेविट में से क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें केवल क्वेश्चंस एंड आंसर होता है, एक होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड आंसर, एक होता है क्वेश्चंस एंड आंसर। हाँ जी क्वेश्चन सर. और आंसर सॉल्व कर। ठीक सर बट है। उसमें 70 80 क्वेश्चन है. थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है, थ्योरेटिकल. मैं दिखा देता हूँ एक बार तेरे को क्या करना। ठीक है, तू कर इसको सॉल्व, हाँ मैं जी सर, मैं इसको सॉल्व.
और लॉज ऑफ मोशन से ज्यादा प्रोजेक्टाइल पे और वेक्टर स्पेस पे काम करिए, बिकॉज मतलब मैं तेरे को मेंटालिटी बता रहा हूँ, जो स्कूल के टीचर्स तेरे को मिलेंगे ना, हाँ जी। वो तेरे को इन थ्योरेटिकल चैप्टर्स पे, मैकेनिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हुए नहीं मिलेंगे। मैकेनिक्स पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछते हुए नहीं मिलेंगे तेरे को, वो मोशन पे, प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हुए मिलेंगे। हाँ जी सर। जैसे मैं तेरे को ये दिखाता हूँ, ये सर्वे जेबिट का मैंने पेज खोला, और ये देखिए, दिख रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ जी सर। ये वाले क्वेश्चंस कह रहा हूँ, इनका नंबर ज्यादा नहीं होता। टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी जीरो। अच्छा ऐसे ये वाले वाले तो स्टार्टिंग के जो है। देख, 14 क्वेश्चन है वेक्टर्स में। हाँ जी, हाँ जी सर। के बाद प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। ठीक है, यस सर। इनसे मतलब होता है थियोरेटिकल क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो तू ऑब्वियसली करेगा, तो तेरे को एक क्वेश्चन चैप्टर में 60 60 70 70 मिलेंगे। हाँ जी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन इट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ जी। क्विक क्विज़ेस होती हैं हर एक चैप्टर में, हाँ जी। बीच में जो थी। और क्वेश्चन आंसर, उससे क्या होगा, तेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ओके सर। जी। जी कॉस थीटा फाइंड सर जी इंटू tan थीटा। आंसर आ जाएगा जी टेन थीटा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सो और नॉर्मल mg cos थीटा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। और उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी ना। हाँ जी सर, कर देता वो m इंटू जी tan थीटा इंटू sin थीटा प्लस mg cos थीटा। mg कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा वन बाय cos थीटा। सर तो ये mg by cos थीटा आ रहा है। इंटरेस्टिंग है ना। हाँ जी सर, साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर 1 हो गया। हाँ, तो यूजुअली अपने को नॉर्मल एम जी कॉस थीटा याद रहता है हाँ जी ना? हाँ जी सर, जी by cos ज्यादातर थीटा। अपने को एम जी कॉस थीटा याद रहता है, तो इट इज गोइंग टू बी एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, जिसकी वैल्यू इस केस में सिंप्लीफाई करके एम जी बाय कॉस थीटा आ जाती है। ठीक है, हाँ जी सर। स्पेशली मैंने नॉर्मल निकाल के देखा। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप का है ना। हाँ जी सर। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक तो तरीका मैंने आपको सिखाया था, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी। टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करो, जीरो कर दो। दूसरा तरीका होता है रोप की लेंथ मार्क करो और उसका डेरिवेटिव जीरो कर दो। हाँ जी। स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लेंथ वाला मेथड लगाएंगे, लेंथ कांस्टेंट है तो लेंथ का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, हाँ जी सर। तो मैं ये रोप बना रहा हूँ, ये रोप ऐसे, ये पुली से पास की, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ एक और पुली ये ऐसे लगी हुई है, फिर ये इस पुली से, और फिर ये यहाँ पे, और यहाँ पे इससे ए लगा हुआ है, जो कि नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हाँ जी। और यहाँ से इससे बी लगा हुआ है, ये बी ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ से इससे सी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, और सी की वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, हाँ जी सर। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है,
आपको रोप की लेंथ मार्क करनी होती है, और रोप की लेंथ आप मार्क करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस ऑफ ए बी एंड सी। ए की वेलोसिटी का मतलब है ए का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी। मैं इस छत से डिस्टेंस ले लेता हूँ, तो ए का छत से डिस्टेंस ले लेता हूं मैं हाँ जी। एक्स ए, ठीक है। यस सर। और बी का मैं छत से डिस्टेंस ले लेता हूँ एक्स बी, हाँ और जी। सी का मैं छत से डिस्टेंस ले लेता हूँ एक्स सी, ठीक है। हाँ जी। अब ध्यान से समझना जरा, ये जो इतना हिस्सा है रोप का, ये वाला जो सी को पुली से कनेक्ट कर रहा है और ये जो बी को पुली से कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों लेंथ तो बदल नहीं रही ना। यस सर, नहीं बदल रही। को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इन दोनों लेंस को इग्नोर कर देते हैं, अकाउंट में नहीं लेंगे इसको, ठीक। हाँ जी। मुझे ये डायग्राम में देख के बता रस्सी की लंबाई कितनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, एक्स बी एंड एक्स सी। तो रोप की लेंथ है ये वाली लेंथ प्लस प्लस ये वाली लेंथ होगी प्लस एक्स ये वाली लेंथ प्लस। प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ठीक है। सर एक्स बी और एक्स ए तो इक्वल, एक्स बी और एक्स सी तो इक्वल होंगे। नहीं, वो पुली सेम लेवल पे हो कोई जरूरी नहीं है ना। अच्छा ठीक है सर। क्यों? हाँ सर, वो तो कुछ जरूरी नहीं है। तो यहाँ से एक्स ही आया हाँ जी। एक्स बी माइनस और एक्स। यहाँ से भी एक्स ही आया, हाँ ये जी। एक्स बी के बराबर है, करेक्ट सर। ये वाली लेंथ एक्स बी के एक्स बराबर बी है, के बराबर है एक्स ए। और जो इधर बची हुई लेंथ है वो एक्स ए के बराबर है। आर यू क्लियर विद दिस? हाँ जी सर। हम्म। हाँ जी सर, बट इसमें अगर ये ये जो वाली तो ऊपर भाई, वाली भी हटा देंगे ये लाइन। वाली मतलब ये फिक्स रहेंगी। तो ऐसा करते हैं, तुझे पसंद है तो मैं ये वाली लेंथ भी लिख लेता हूँ। तो ये वाली लेंथ को मैं ए मान लेता हूँ, ये वाली लेंथ को मैं बी मान लेता हूँ, और इसको ए वन मान लेता हूँ, इसको बी वन मान लेता हूँ, हाँ है। जी। हाँ तो जी। एक्स सी में से ए वन माइनस करना पड़ेगा मेरे को, क्यों? एक्स सी में से वन, हाँ जी सर, तो समझा? यस सर। ऐसे ही दूसरी तरफ भी जो एक्स सी लिखा उसमें से भी ए वन माइनस करना पड़ेगा मेरे को, है ना। सर दूसरी वाली में से ए भी माइनस नहीं करेंगे? हाँ, तो एक्स सी माइनस ए वन माइनस ए, है ना। हाँ जी सर। एक्स बी में से सर एक्स बी में से भी हम बी वन और बी माइनस करेंगे। नहीं, बी और ए माइनस करेंगे, बी वन और ए। बी वन और ए माइनस करेंगे, हाँ जी। और इधर वाले एक्स बी में से बी वन बी और वन बी और बी माइनस करेंगे। माइनस करेंगे ना, हाँ जी। और एक्स ए में से भी बी माइनस करेंगे। करेंगे, हाँ जी सर। चलो ठीक है। तो कुल मिला के लेंथ की वैल्यू आ गई एक्स सी प्लस एक्स बी टू एक्स सी प्लस टू एक्स बी जी। प्लस एक्स ए माइनस दो बार ए, दो बार बी, और एक बार बी वन, एक बार ए वन, ये तीन बार बी, एक्स ए में भी आया भी, हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। अब सिंस लेंथ इज कांस्टेंट, dl by dt मस्ट बी जीरो। पहले डिफरेंशिएट कर दिया, हाँ जी। डी एक्स, वो सारे तो कॉन्स्टेंट्स है सर, जीरो। इसलिए लिख नहीं रहा था मैं उनको ना, आलस आ रहा था मुझे लिखने में, अच्छा। ठीक है। हाँ जी सर, तो अब कॉन्स्टेंट्स है। लेंथ में चेंज जीरो है बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ जी। d by dt ऑफ एक्स सी, सी की वेलोसिटी हो गई, हाँ जी। बी की d by वेलोसिटी। dt ऑफ एक्स बी, बी की वेलोसिटी होगी, बी ऊपर जा रहा है हाँ जी सर। तो माइनस वन, बिकॉज अगर बी ऊपर जा रहा होगा तो एक्स बी डिक्रीज कर रहा होगा, हाँ जी सर। है ना। बी के ऊपर जाने से एक्स बी डिक्रीज कर रहा होगा तो माइनस वन, प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए यानी ए की वेलोसिटी, और एक्स से इंक्रीज कर रहा होगा तो प्लस तीन, है प्लस ना। थ्री, हाँ जी सर। जीरो इज इक्वल टू टू वी सी माइनस टू प्लस थ्री, जीरो इज इक्वल टू टू वी सी प्लस वन, वी सी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, और तो वो भी ऊपर जा रहा है। नेगेटिव होगा तो सी गोज अप विद वेलोसिटी वन बाय टू, बाय टू। ठीक। हाँ जी सर। अब मेरे पास इसका एक आसान तरीका है जो कि चुपचाप रफ में वेरीफाई करके देख लेना। हाँ और जी। वो तरीका क्या है?
तो एक तो तेरी जिंदगी आसान करने के लिए ए और बी को डिफरेंट, बी और सी को डिफरेंट लेवल पे बना देता हूँ मैं अब। हाँ जी सर। ये ए था हमारा, ये बी था और ये सी था, ठीक है। हाँ जी। ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ वी ए, बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ मैंने मान ली वी बी, और सी की वेलोसिटी नीचे की तरफ मैंने मान ली वी सी। हाँ जी। अब इस रोप में टेंशन मान लेता हूँ टी। हाँ जी। तो यहाँ पे टेंशन टी, टी। यहाँ पे टी, टी। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, है ना। हाँ जी सर। यहाँ पे टू टी, यस सर। यहाँ पे यहाँ टू पे टी। 2t। हाँ जी, यहाँ पे t। अब समेशन ऑफ टी डॉट वी जीरो था, हर एक ऑब्जेक्ट पे टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, ठीक है। हाँ जी सर। टी पे रस्सी की तरफ फोर्स लगा रही होगी, नीचे या ऊपर। सर रस्सी ऊपर फोर्स लगा रही होगी ना। हाँ, रस्सी धक्का तो दे नहीं सकती, सी को नीचे खींच ही रही हाँ होगी। जी। हाँ जी सर। टी के लिए टेंशन है टू टी ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी है वी सी नीचे की तरफ। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अच्छा, दोनों ऑपोजिट उसमें ना, तो एंगल बीच का टी 180 नीचे डिग्री है और टू टी ऊपर है, ऊपर है तो माइनस टू टी वी सी, है ना। हाँ जी सर, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली बी के लिए माइनस टू टी वी बी, हाँ जी, उसमें भी सी के लिए कॉस माइनस 180। टी इंटू वी ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। हाँ जी सर। टी गया माइनस टू वी सी माइनस टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो। टी की वैल्यू आ जाएगी वी ए माइनस वी ए माइनस टू वी बी होल डिवाइडेड बाय टू। बाय 2। अब ए तो नीचे ही जा रहा था, तो ए की वेलोसिटी तो प्लस में पुट करेंगे। हाँ जी। इक्वेशन में ऊपर जाता हुआ दिया हुआ था। हाँ, तो इसमें हम ए कितनी नेगेटिव। वेलोसिटी नीचे जा रहा था, सर वी ए हमारा 3 मीटर पर सेकंड था। 3, और वी बी सर वी बी 1। ऊपर की तरफ, है ना, हाँ जी, वी नेगेटिव। माइनस, ठीक है। हाँ जी। ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू बाय टू, एंड दैट इज माइनस वन बाय टू। ठीक। हाँ जी सर, ये बढ़िया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी सर, वो अगले वाले में उसने। तो इस क्वेश्चन के ऊपर एक एप्लीकेशन भी कर लेते हैं, जब यहाँ तक क्वेश्चन ही कर लिया हमने तो। हाँ जी सर। खाली कंस्ट्रेंट ही क्यों सीखना है। हाँ जी। तीन पुली हैं और ये तीनों फिक्स्ड हैं, और यहाँ से एक रस्सी, इससे एक मास m सस्पेंड किया। हाँ जी। ये एक रस्सी ये एक पुली से पास करती है, और इससे एक मास सस्पेंड किया m। ये रस्सी ये एक दूसरी पुली से पास करती है, इससे भी एक मास सस्पेंड किया m, और यहाँ से एक m, ठीक है। हाँ जी। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तूने चारों की, ए बी सी डी, चार ऑब्जेक्ट्स हैं, चारों की एक्सेलरेशन बता कितनी है। इसमें आप सुमेशन टी डॉट ए 0 ले सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक। यदि इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस लिखेगा तो जल्दी आंसर आएंगे।
क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? सो यही दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है। क्या इक्वेशंस लिखी? सो पहले तो सर मैंने सबसे पहले अगर मैंने सबकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले ली थी। ठीक है, सबकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले ली। वैसे थोड़ा सा सेंसिबली करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? हाँ जी। यहाँ टेंशन टी मान लेते हैं, तो इस पे टी लग रहा होगा, हाँ जी। इस पे टी लग रही होगी, 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 ठीक है? हाँ जी। तो इस पे टू टी लग रही होगी, यस सर, इस पे भी टूट रही है। इस पे टू टी, ठीक है? हाँ जी। अब सारे तो नीचे नहीं जा रहे होंगे, कोई नीचे जा रहा होगा तो कोई ऊपर भी जा रहा होगा। हाँ जी। अब तू ये सोच, ए और डी
ए और डी पे उनका वेट लग रहा है mg नीचे, हाँ जी, और ऊपर लग रहा है टी, जबकि बी और सी पे नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है 2t। टूटी, हाँ जी। तेरे को क्या लगता है कौन नीचे जा रहा होगा, कौन ऊपर जा रहा होगा? सर ये टूटी वाले में क्या से ऊपर जा रहे होंगे? है ना, तो तुझे ये नीचे जाते हुए मानने चाहिए और ये ऊपर जाते हुए, थोड़ी जिंदगी आसान होगी। हाँ जी सर। दूसरी चीज, तेरे को क्या लग रहा है ए और डी को कंपेयर कर किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा लग रही है? सर सेम है। क्यों? सिर्फ मास सेम है, टेंशन सेम है, फोर्स सब सेम है। तो इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन सेम होगी, हाँ जी, और बी और सी की भी आपस में सेम लग रही है, सेम है सर। डिफरेंट होगी। अच्छा। तो इतने अननोन की बजाय तू चार चार एक्सेलरेशन मार्क कर लेता, उसकी बजाय मैंने दो ही एक्सेलरेशन मार्क करी। हाँ जी सर। बाय इंटेलिजेंटली लुकिंग एट द इक्वेशन, और मेरे को इक्वेशन भी दो ही सॉल्व करनी है, एक एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, हाँ और जी। 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू जी कुछ तो। इंटू ए वन। क्या भाई? हाँ जी सर, करेक्ट। ये ए और डी के लिए इक्वेशन है और ये बी और सी के लिए। हाँ जी सर। अब लगा देते हैं समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। हाँ जी सर, कर सकते हैं। क्या बना? ए के लिए टी और ए का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? सर अब टी और ए का नेगेटिव टी है, और बी के और लिए बी के लिए पॉजिटिव टू। नहीं सर, ये भी नेगेटिव ही होगा। सोच लेते हैं। तो इस पे फोर्स किधर लग रही है? 2t। सर ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर है इसकी? ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो प्लस। और इसका दुगना कर दूं? हाँ जी सर। क्यों? सर क्योंकि दो है ना हमारे पास, और भी है। के लिए भी यही चार हो आना है और इसके लिए भी यही आना है, देख कितनी जिंदगी आसान हो गई है ना। हाँ जी सर। तो a इज इक्वल टू 2a1 आ गया। आ गया सर। तो बस ये तीन इक्वेशन सॉल्व कर दे यार, एक ये इक्वेशन सॉल्व कर, एक ये इक्वेशन सॉल्व कर, और एक ये इक्वेशन सॉल्व कर, आंसर आ गया। ए, जिंदगी आसान बनेगी ना। हाँ जी सर, काफी ज्यादा। 2g-2t टू एम ए को 2t से 2t। सर एक g/5 एक 2g/5। चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 टू से से मल्टीप्लाई करूंगा, और कर ए की देंगे। जगह 2a1 करूंगा तो ये कुल मिला के 4a1 हो जाएगा। हाँ और जी। ऐड कर दूंगा तो एलएचएस में बचेगा mg, उधर बचेगा 5ma1, है ना। हाँ जी सर। a1 की वैल्यू g/5 आ गई, और a जो है वो ट्वाइस ऑफ a1 था तो वो 2g/5 आ गया। ठीक। यस सर। बढ़िया। तो अब तेरा लास्ट डाउट जो है तू अपने आप करेगा, मैं यहाँ पे तेरे लिए डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी। तो ये हमें ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक रख के दिया है, और इस 2 kg ब्लॉक को ऐसे एक पुली की हेल्प से कनेक्ट करने वाले हैं। ये रस्सी जो है ये यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली के सेंटर पे बांध दी गई है। हाँ ठीक है। जी। और ये जो रस्सी इधर से घूम के आई, ये इस पुली के ऊपर से आई और यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे इसको एक पुली से अटैच किया, और इसको ऊपर यहाँ पे बांध दिया, और यहाँ से एक और रस्सी लगाई, इससे फिर एक पुली लगाई, इससे ये बी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया। बी जो है ये 4 kg का है। हाँ जी। ये ऑब्जेक्ट ए है, और ये रस्सी को ऊपर जाके वहां पे फिक्स कर दिया। ठीक। हाँ जी। तो करो जरा सॉल्व।
एक्सेलरेशन निकालनी है हर एक ब्लॉक की। जी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी। क्या क्या लिखा मुझे बता अभी तक। सर पहले तो सर सारी वो लिखी टेंशन। सर 2 kg के साथ 2t आएगी राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे तूने 2T मान ली है ना। हाँ जी सर। इस पे एक 2T फोर्स लग रही होगी, तो आपने यहाँ टेंशन टी T टी। मानी है, यहाँ T मानी, हाँ जी, यहाँ पे टी, यहाँ T, यहाँ यहाँ पे T, भी टी, 2t, यहाँ पे 2t, 2T, यहाँ यहाँ पे भी 2t। फिर सर 4t हो जाएगी ये। यहाँ पे 4T। ठीक। हाँ जी सर। और इसका वेट लग रहा होगा 40 न्यूटन नीचे की तरफ। हाँ जी सर। और इसके वेट का कोई काम है नहीं यहाँ पे, हाँ जी। नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जा रहा होगा वो, है ना। हाँ जी सर। तो ये नीचे जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। हाँ जी सर। अब सर सर तो एक इक्वेशन लिखी, 2t इज इक्वल्स टू 2a1। 2T एक्सेलरेशन 2 kg की a1 मान ली। A1, और आपने ये मान लिया A1 से जा रहा है, ठीक है। सर और 4 kg वाली की एक्सेलरेशन a2 लिखी और इसको लिखा mg माइनस 4t इज इक्वल्स टू
40 4a minus 40 is equal to 4a2। 4a2 और सर तीसरी वो समेशन t डॉट a वाली लिखी, उसमें नेगेटिव ऑफ 4t इंटू a2 प्लस 2t इंटू a1 is equal to 0। इक्वल टू 0। हाँ जी सर, a1 is equal to 2a2 आ गया। आ गया। यस सर, अब यही वैल्यूज उसमें। सॉल्व कर दे, इसमें देर क्यों लग रही है तेरे को? सर यही तो सॉल्व कर रहा था बस। देर क्यों लग रही है? जल्दी जल्दी कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर। हाँ जी, फिर ऐड कर दो 4a1 आ 40 गया, ऐड कर दे तो 40 बाय 12। इक्वल टू 4a1 प्लस 4a2 है ना, तो 10 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 और हाँ a1 जी, को 2a2 लिखते तो 3a2 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो a2 की वैल्यू 10/3 आ गई हाँ जी सर। और a1 की वैल्यू उसकी डबल थी तो 20/3 आ गई है ना। 20 बाय 3, यस सर। 40 बाय 12 3 4 10 4 10 बाय 3 a1। हाँ सर, 1 मिनट रुक जा, हाँ ठीक तो है। सो 10 बाय 3 इज इक्वल टू a1 नहीं हो? सर a2 को हमने लिखा था ना 2a1। a2 को 2a1 क्यों लिखा था? a1 2a2 के बराबर था ना। अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो a1 हाँ की जी वैल्यू सर, 2a2 इसमें फिट की थी मैंने। फिट कर रही थी। हाँ जी, हाँ जी साहब, ठीक आ रहा है। ठीक है, हाँ जी है थे आंसर तेरे पास इसके क्वेश्चन के कि नहीं? सर, उस पे ही है, वीडियो में आंसर है, ठीक है, देख लिया। देख लूंगा सर। और बता। सर वो हमारा थोड़ा रेडिएशन का बचा था, वो कंप्लीट कर लेते हैं रेडिएशन में तो 10 हमने मिनट में। बात कर ली थी, रेडिएशन का नॉर्मल सारी बातें कर ली थी हमने। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़नी थी, रेट ऑफ कूलिंग। तो हम 2 टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, रेट ऑफ हीट लॉस हाँ जी और रेट ऑफ कूलिंग। मैंने स्टीफन्स लॉ तेरे को बता दिया था, और वो एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, वो QR/Q, वो सब सारे बातें बता दी थी तेरे को मैंने ना। हाँ जी सर, किरचॉफ्स लॉ वगैरह। हाँ ठीक है, तो अगर तेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसका सरफेस एरिया a है, ठीक है, हाँ जी और इसकी सरफेस फिनिश के लिए पैरामीटर है इसकी एमिसिविटी, राइट। हाँ जी और ये खुद एब्सोल्यूट T टेम्परेचर पे है, और जो इसकी सराउंडिंग्स हैं एटमॉस्फेयर, वो T0 टेम्परेचर पे है। इसको एम्बिएंट टेम्परेचर या सराउंडिंग्स का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बोल देते हैं। हाँ जी ठीक है, एम्बियंस यानी सराउंडिंग, राइट। अब बिकॉज ऑफ रेडिएशंस इट इज गोइंग टू लूज हीट टू दी सराउंडिंग्स, ठीक है, हाँ जी and because of the surroundings it is going to receive some heat back because of the surroundings। सराउंडिंग हाँ भी तो जी, रेडिएट कर रही होगी ना। यस सर, वो भी तो करेगी। मैंने समझा ही था तेरे को कैसे रेडिएटिव हीट एक्सचेंज होता है ना, दोनों तरफ होता है। हाँ जी, कोई काम होता है कुछ। हाँ, तो अब इससे जो टोटल एनर्जी लॉस पर सेकंड होगा वो कितना होगा? तो हमने स्टीफन्स लॉ में देखा था कि एप्सिलॉन इंटू सिग्मा, स्टीफन्स कांस्टेंट, इंटू टी की पावर 4, इसको बोलते हैं एमिसिव पावर, और ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। सर सिग्मा ना? नहीं नहीं, पूरी पूरी टर्म, सिग्मा पूरी तो पूरी। स्टीफन्स कांस्टेंट है। हाँ जी इस पूरी टर्म को बोलते हैं हम एनर्जी लॉस पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अगर मैं इसको इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा एनर्जी लॉस पर सेकंड। हाँ जी, ये तो ये रेडिएट कर रहा है कुछ रिसीव। और ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा ए, एरिया इसका, इनटू इसकी एब्जॉर्प्टेंस, हाँ जी इनटू सिग्मा इनटू T0 की पावर 4।
सिग्मा टी नॉट की पावर 4 होगी तेरी एम्बियंस की एमिसिव पावर इनटू इसका सरफेस एरिया कर देंगे, तो जो एम्बियंस में से टोटल एनर्जी रेडिएट हुई है इसने कितनी उसमें से इंटरसेप्ट कर ली, हाँ जी सर। एरिया पे डिपेंड करेगी। और ए उसकी एब्जॉर्प्टेंस, ये हमने पढ़ा था कि भैया जितनी टोटल इंसिडेंट होती है उसकी कितनी फ्रैक्शन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ जी सर। ये समझ में आया? यस सर, ये आया। अब जो ए है वो एप्सिलॉन के बराबर होता है बाय किरचॉफ्स लॉ। करेक्ट सर। तो इसको भी मैं एप्सिलॉन लिख देता हूं, तो ये ए एप्सिलॉन सिग्मा इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 बन जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस बाय एन ऑब्जेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्या है ये? रेट ऑफ रेट हीट ऑफ एनर्जी लॉस। लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस मतलब एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड डी क्यू बाई डी टी टू दी सराउंडिंग्स। थैंक्स। ठीक, हाँ जी सर। अब हम दो टर्म डिफाइन कर रहे हैं, एक रेट ऑफ हीट लॉस वो मैंने निकाल ली, एक रेट ऑफ कूलिंग। हमें मालूम है कि अगर कोई सब्सटेंस सराउंडिंग से डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर dt से राइज कर जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है जिसमें c होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाँ जी सर। और m होता है उसका मास। हाँ जी। तो यहाँ तो ये लूज कर रहा है ना, हाँ जी सर। यहाँ पे ये लूज कर रहा है, तो dq नेगेटिव ऑफ दिस पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे dq बाई dt को mc dt बाई dt लिख देता हूँ, और dt की वैल्यू पुट कर देता हूँ माइनस ए एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये नेगेटिव क्यों आया? सर क्योंकि नेगेटिव बाहर जा रही है बाहर हीट। जा रही है हीट ना, अंदर नहीं आ रही, एब्जॉर्ब नहीं हो रही ना। हाँ जी सर। और ये हो जाएगा एम सी डी टी बाई डी टी। यहाँ से मैं माइनस डी टी बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और ये हो जाएगी ए एप्सिलॉन सिग्मा ओवर एम सी इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। और ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है रेट एट विच टेम्परेचर फॉल्स, रेट ऑफ टेम्परेचर। फॉल इन टेम्परेचर। हाँ जी सर। अब अपने को ये दोनों चीजें बड़े ध्यान से याद रखनी है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो तेरा रेट ऑफ हीट लॉस वो ए एप्सिलॉन सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 है, और जो तेरा रेट ऑफ कूलिंग है हाँ जी। वो इसके साथ दो चीजें और डिवाइड में आ रही है एम सी। ठीक, हाँ जी सर। मास। एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है ऑफ सेम रेडियस, हाँ जी। और सेम टेम्परेचर, सेम सरफेस फिनिश, यानी सेम मटेरियल, हाँ जी। प्लेस्ड इन आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, सब कुछ सेम है। हाँ जी। किसका रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होगा और किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा? रेट फॉर एमसी और कम होगा तो रेट फॉर ज्यादा। मास हॉलो वाले का कम होगा तो उसका फॉल। सर हॉलो वाले का फॉल जल्दी होगा, हीट रेट ऑफ कूलिंग जल्दी होगी। रेट ऑफ हीट लॉस केवल एरिया पे डिपेंड करता है और इस पे डिपेंड करता है जो दोनों का सेम होगा। सेम होगा। तो रेट हाँ ऑफ जी। हीट लॉस दोनों का सेम होगा। same होगा, रेट ऑफ कूलिंग डिफरेंट होगा ना। कैसा, क्योंकि वो मास। तो इनिशियली रेट ऑफ हीट लॉस तो सेम आएगा, लेकिन हॉलो स्फीयर विल कूल फास्टर, है ना। फास्टर, यस सर।
एक दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। हाँ जी। वो दूसरा क्वेश्चन ऐसा, टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल at same temperature हाँ जी। are placed in identical surroundings. साइज डिफरेंट है लेकिन इनका, हाँ जी। their radii are different, ठीक है। हाँ जी। स्फीयर ए का रेडियस और स्फीयर बी का रेडियस के रेशियो 1:2 है, ठीक है। हाँ जी। कंपेयर देयर रेट ऑफ हीट लॉस और दूसरा रेट ऑफ कूलिंग। Sphere 4 60 heat loss. The heat loss of A to heat loss of B is 1:4. ठीक है। So दूसरे So dq by dt for A is 2 dq by dt by by of dt B for B is 1:4. 4. सेम मटेरियल। सर दोनों का मास भी अलग होगा इसमें, तो मास की भी रेशियो होगी। मटेरियल सेम है, अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं सेम है। अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ मटेरियल मटेरियल। नहीं सेम है, नेचर ऑफ मटेरियल सेम है। हाँ जी सर। दूसरे स्फीयर में समान ज्यादा होगा ना। हाँ उसका रेडियस बड़ा है तो समझ नहीं ज्यादा। मटेरियल कॉन्सेप्ट डेंसिटी और
क्यों परेशान, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब आंसर आ जाना चाहिए ना जब पहले कहा गया तो रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, हाँ जी और रेट ऑफ कूलिंग में एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आएगा? सर, मास ए बाय तो यहाँ से रेट ऑफ कूलिंग की प्रोपोर्शनैलिटी तो डिवाइडेड इसके बाय। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गई। हाँ जी सर। अच्छा, मास को लिख सकता वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी दोनों की सेम होगी। सर यही तो सोचा था सर, तो इससे मास की वो रेशियो निकाल ली। तो एरिया में आर स्क्वायर आएगा, मास में आर क्यूब आएगा, तो 1/r आएगा, तो 2:1 आंसर। सर मैं एम एम ए बाय एम बी निकाल रहा था मैंने। तो निकाल, बाद में निकालते हैं ना यार, इंटेलिजेंट बन थोड़ा सा ना, मतलब रेडियस पे ही तो डिपेंड करना है ना सारी चीजों को। हाँ जी सर। Just things in terms of radius. We know that area is 4πr²। मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कांस्टेंट है तो आर क्यूब। डेंसिटी दोनों की सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, सेम है हाँ जी। मटेरियल है ना। हाँ जी सर। हो गया, ठीक है। यस सर। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है अभी। यस सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट में जो मैंने ये ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन थी इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ, उसमें सीधे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हाँ हमने जी। जो लॉ ऑफ कूलिंग निकाला उसमें हमने लिखा माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ए सिग्मा एप्सिलॉन ओवर एम सी टाइम्स टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। ठीक। हाँ जी। न्यूटन सजेस्टेड कि अगर जो हमारा टी है और जो टी नॉट है इनका डिफरेंस हमारी टी और टी नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू से बहुत कम आ जाता है। ये जो टी होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है यानी केल्विन में। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, हाँ जी। तो 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 313 केल्विन हो गया। और मान लो जो सराउंडिंग है वो 30 डिग्री सेल्सियस में है, तो ये सर तुम्हारा सर 273 प्लस 60 कम रह गया क्या, 333 नहीं हुआ? 33 हो गया। 333 हाँ जी। और ये 303 केल्विन हो गया, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना। हाँ जी। हाँ जी सर। जो दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस है टी माइनस टी नॉट, वो तो तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। हाँ जी सर। और जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं टी और टी नॉट की वो 300 के ऑर्डर की है, तो इसका 10 टाइम्स है। राइट सर। अगर आपको ऐसी सिचुएशंस मिले जिसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20-30 डिग्री सेल्सियस के ऑर्डर का हो, और जो टेम्परेचर है नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होते हैं वो 300 केल्विन के ऑर्डर के होते हैं, तो हम टी माइनस टी नॉट को टी से बहुत छोटा मान सकते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। उस केस में ये वाला जो रिजल्ट है हमारा माइनस डी टी बाई डी टी, ये अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है कैसे ए मतलब, सिग्मा टी बाय सी। इसको लिखते हैं टी माइनस टी नॉट टी हाँ प्लस जी। टी नॉट इंटू टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर्ड, लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। अब टी प्लस टी नॉट को लगभग 2 टी नॉट मान सकता हूँ क्योंकि टी और टी नॉट बराबर है। टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर को लगभग टू टू टी टी स्क्वायर स्क्वायर। मान सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है। टी माइनस टी नॉट को जीरो नहीं मानना है, वो बकवास हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। मतलब आप ऐसा नहीं कहते कि 0.001 जो है उसको जीरो ही मान लो, ये गलत है। लेकिन 1.001 है तो इसको लगभग 1 मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी सर। है ना। यस सर। तो ये मेरा माइनस डी टी बाई डी टी की वैल्यू ए एप्सिलॉन सिग्मा ओवर एम सी, ये तेरा 2 टी नॉट बन गया, ये तेरा 2 टी नॉट स्क्वायर बन गया, तो ये 4 टी नॉट क्यूब बन गया। क्या? और ये बच गया टी माइनस टी नॉट। हाँ जी। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो मतलब एक 60 डिग्री सेल्सियस का तूने लोहे का ऑब्जेक्ट कमरे में ठंडा होने के लिए रख दिया, तो आप कमरे के टेम्परेचर में चेंज को इग्नोर कर सकते हो। सो टी नॉट कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट,
है ना। ओके सर, हाँ जी। तो हम ये मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो ये सारी चीज आपकी एक कांस्टेंट हो गई, सम कांस्टेंट के इंटू टी माइनस टी नॉट। तो इस अप्रोक्सीमेशन को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, हाँ जी सर। तो वो कहता है कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस द रेट ऑफ कूलिंग कैन बी टेकन प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, हाँ जी। इससे एक हमारे पास अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आ जाता है जो कि हमें ये निकालने में हेल्प करता है कि कितनी देर में ऑब्जेक्ट कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 से कूल डाउन करके T2 हो जाता है इन टाइम डेल्टा टी, हाँ जी। और टी नॉट आपका एम्बियंट टेम्परेचर है। हाँ जी। तो आप एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला लगा सकते हो, एंड दैट अप्रोक्सीमेट फार्मूला इज T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया मेरा एवरेज रेट ऑफ कूलिंग, है ना, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर घटा कितनी देर में, है ना, हाँ एवरेज जी रेट। सर। और इसको आपने ले लेना है प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 से T2 तक कूल हो रहा था, तो ये ऑन एन एवरेज इतना था हाँ जी। माइनस टी नॉट। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। हाँ जी। और ये है एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, हाँ जी सर। तो ये आपका, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये लास्ट चीज बची थी हमारी डिस्कस करने की। हाँ जी सर। तो इसको कर, चैप्टर को पढ़, क्वेश्चन सॉल्व कर इसके सारे। हाँ जी सर। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में करूँ? मेरे हिसाब से तो इसको सबसे पहले करना चाहिए, सर आज यही कर लूंगा अभी चैप्टर। क्योंकि अभी किया है ना, अभी याद रहेगा, लास्ट तक जाते जाते भूल जाएगा, बहुत देर लगेगी तेरे को करने में। हाँ जी सर, क्योंकि पहली बार कर। एनर्जी तो बोला ही हुआ है, हाँ उसको जी। इतना टाइम लगना ही है, बट ये जल्दी हो जाएगा। ओके सर। चलो ठीक, ओके, बाय सर। बाय बेटा।